हिजाब विवाद जिसे लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, उससे जुड़ा हुआ अपडेट आपके लिए यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पूरा मामला अब भेज दिया गया है, क्योंकि आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया की जो राय थी वो बटी हुई थी, अलग अलग थी, एक नहीं थी। और इस मामले को अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया गया है। अब निगाहें इस बात पर कि इस पर फैसला के लिए क्या लार्जर बेंच का गठन किया जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। अब ये बटी हुई राय, इसके मायने क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और जो अपील की गई थी उस फैसले के खिलाफ उन्हें खारिज कर दिया था, और दूसरी तरफ जस्टिस धुलिया, जिन्होंने ये कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं थी कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम में या नहीं। उन्होंने इस पूरे मामले को पर्सनल चॉइस का मामला बताया। इस बटी हुई राय का मतलब क्या है? इस बटी हुई राय का सीधा सीधा मतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जो है हिजाब पर, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पाबंदी है कर्नाटक में वो जारी रहेगी। हम आपको ये भी बार बार बता रहे हैं, बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। 3 तस्वीरों के जरिए जो पूरा विवाद रहा वो भी हम आपको समझाएंगे। जल्दी से इस खबर के मायने आपको समझाते हैं, क्योंकि जी न्यूज पर हम आपसे बार बार ये कहते हैं सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के मायने भी हम आपको समझाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस बटी हुई राय के मायने क्या था। इस बटी हुई राय के सीधे से मायने ये हैं, हिजाब विवाद जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि अब ये मामला सुलझ जाएगा, इस विवाद पर विराम लग जाएगा, ऐसा नहीं है, अब ये विवाद खींचेगा। अब इसका ये क्या मतलब हुआ जब ये कहा जाता है कि सीजेआई को ये मामला रेफर कर दिया गया है? तो सीजेआई को मामला इसलिए रेफर किया गया है कि अब सीजेआई ये तय करेंगे कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजना है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना है। इस स्प्लिट वर्डिक्ट के मायने मौजूदा हालात के लिए क्या है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जो बटा हुआ वर्डिक्ट है या फैसला है, इसका सीधा सा मतलब है कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पर जो पाबंदी है, हिजाब पर जो बैन है वो बरकरार रहेगा। साथ ही हम आपको यह भी कह रहे हैं कि पुराने आदेश को स्टे नहीं किया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट के स्टे को, आदेश जो था कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे स्टे नहीं किया गया। और हम आपको 3 तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जिस पर हर किसी की निगाहें थी, स्प्लिट वर्डिक्ट वहां पर आया, राय बटी हुई थी, लेकिन आपको यह भी समझना है एक तरफ ये कानूनी लड़ाई है, दूसरी तरफ इसका सोशल इंपैक्ट भी है, क्योंकि सियासत को भी आप नहीं भूल सकते और जो इससे जुड़ा हुआ सामाजिक पहलू है, जिसे बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग रहे, एक्सपर्ट्स भी रहे, जिन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ जोड़कर देखा। जब आप आज हिजाब पर यह बहस भारत में देख रहे हैं तो भूले नहीं, ईरान में ऐसी भी महिलाएं हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इसके बाद ये सवाल भी उठा था कि इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब को कैसे बताया जा सकता है, जबकि ईरान जैसे इस्लामिक देश में इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कई तरह की लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कोर्ट के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर सामने आई थी, जहां यह भी कहा गया कि जिक्र किया गया था सिखों की टर्बन का, उनकी पगड़ी का, सिंदूर का जिक्र वहां पर किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया अगर लड़कियों को अगर ये बैन नहीं हटाया जाता हिजाब पर तो बड़ी संख्या में लड़कियां जो हैं वो शिक्षण संस्थानों से अलग होंगी और उनके पास मदरसों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये समझाने के लिए कि कैसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जहां फैसला बटा हुआ दिखाई दिया, हिजाब पर पाबंदी, जो स्प्लिट वर्डिक्ट था उसका सीधा सा मतलब ये पाबंदी बरकरार है, और सीजेआई को ये मामला भेज दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बड़ी बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये फैसला सीजेआई करेंगे, और अगले आदेश तक, जब तक ये लार्जर बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये फैसला नहीं करती है इस पूरे मामले पर, ये पाबंदी, हिजाब पर ये पाबंदी बरकरार रहेगी। या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इसे चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लार्जर बेंच के साथ, वहां पर क्या कुछ होता है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में है, मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं वीएचपी का पक्ष रखने के लिए, कलीमुल हफीज हैं एआईएम का पक्ष रखने के लिए, जयपाल आपको उडुपी से दिखाई दे रहे हैं, और अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, सबसे पहले आप ही से, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले लार्जर बेंच की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मामला सीजेआई के पाले में, अब उनके पाले में गेंद है। जाहिर तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत की बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन में जाना नहीं चाहती, लेकिन इससे पहले किस तरह के ट्रेंड्स रहे जो लार्जर बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसका गठन कब तक हो सकता है?
बिल्कुल अदिति, और आपके सवाल पर मैं आऊंगा। एक अहम अपडेट मैं अभी दे दूं जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि वकीलों की तरफ से जानकारी दी गई है कि याचिकाकर्ताओं छात्राओं की तरफ से कल चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखा जा सकता है। यानी कल छात्राओं की तरफ से एक मेंशनिंग हो सकती है चीफ जस्टिस के सामने, और वो ये मांग करेंगे कि इस मामले को लेकर जल्द बड़ी बेंच का गठन कर दिया जाए। क्योंकि अभी के मुताबिक चूंकि दोनों जजों की राय अलग अलग है, ऐसे में बैन को लेकर के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। लिहाजा बड़ी बेंच के गठन को लेकर के कल छात्राएं दोबारा से चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले को रख सकते हैं। दूसरी अहम बात यह कि कल जस्टिस हेमंत गुप्ता के कार्यकाल का आखिरी दिन है। हालांकि 16 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में कल आखिरी दिन वो बैठेंगे। तो परंपरा के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ ही वो कल बैठेंगे। जिस जज को रिटायर होना होता है वो आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ ही बेंच को शेयर करते हैं। तो कल ही याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले को रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि कब तक इस बेंच का गठन होगा। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन तो जस्टिस क्या ये छात्राएं जो हैं ये, क्योंकि आज हमने देखा स्प्लिट वर्डिक्ट आया, क्या ये कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे की गुंजाइश जो आप कह रहे हैं कि सीजेआई के पास ये मामला जा सकता है, उसमें ये गुंजाइश है लीगली, या आपको लगता है पहले लार्जर बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन होगा उसके बाद ये मामला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस कल ही चीफ जस्टिस के आदेश से इस मामले पर सिर्फ उनके मेंशनिंग के दौरान उनके आदेश से स्टे लगेगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं ये संवैधानिक तौर पर ऐसा होता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है, हिजाब पर बैन रहेगा, दोनों जजों की राय अलग अलग होने के चलते, लिहाजा ये जरूर याचिकाकर्ता गुजारिश करेंगे कि जल्दी बड़ी बेंच का गठन कर दिया जाए ताकि जल्दी इस पूरे मामले पर समाधान हो सके। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ये कहते रहे कि ये संवैधानिक पहलुओं का मामला है, बड़ी बेंच को यानी संविधान पीठ को, जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं, उनको मामला सुनना चाहिए। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ललित को अब ये तय करना है कि आखिर बड़ी बेंच कौन सी हो, सिर्फ 3 जजों की बेंच हो या फिर उसमें 5 जज हो यानी संविधान पीठ हो। तो ये बेंच के सदस्य कौन होंगे, उसमें कितनी संख्या होगी, ये चीफ जस्टिस को तय करना है। चीफ जस्टिस ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसका आप सवाल भी कर रहे थे। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन जिस तरीके से कल मांग होनी है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और जिस तरह से जस्टिस ललित का ट्रेंड रहा है, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने पुराने संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए 5 संविधान पीठ का अब तक गठन कर दिया है। यानी इतने कम दिनों के कार्यकाल में उन्होंने 5 संविधान पीठ का गठन किया है, और उनका यह कहना आ रहा है कि उन्होंने जब अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थी जब वो चीफ जस्टिस बने थे कि वो चाहते हैं कि एक संविधान पीठ पूरे साल सुनवाई करती रहे। इससे पहले कोरोना के चलते और जब जस्टिस रमना चीफ जस्टिस थे तब संविधान पीठ का गठन नहीं हो पाया था। तो मुझे ये लगता है पूरी संभावना इस बात की है कि चीफ जस्टिस ललित ही संविधान पीठ का गठन कर देंगे, और वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस पीठ के सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और इस मामले को लेकर के लंबी सुनवाई होनी है और दीपावली का अवकाश भी बीच में आना है। तो संभावना इस बात की है कि जस्टिस ललित माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ है। माजिद मेमन साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही है, जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब यह है कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। 2 फाजिल जजों ने जब मामले को पूरी तौर पर सुना, उनमें से एक जज का ये कहना है कि ये पिटीशन डिसमिस हो जाए, और उन्होंने डिसमिसल का ऑर्डर दिया। जबकि दूसरे जज साहब ने ये कहा कि कर्नाटक के सरकार का वो आदेश हिजाब के खिलाफ है, वो गलत है, वो मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को ठेस पहुंचाता है, इसलिए उसको उन्होंने क्वाश कर दिया। मगर चूंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक ये ना इस तरफ है ना उस तरफ है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश को एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। और उसके बाद अभी आपके प्रवक्ता जो कह रहे थे रिपोर्टर के चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस आते हैं, चीफ जस्टिस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक परमानेंट बॉडी है। जो भी चीफ जस्टिस होगा, चाहे कल होगा या 15 दिन बाद होगा, वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा 2 से ज्यादा जजों की, और फिर उसके बाद इस मामले पर दोबारा गौर किया जाएगा। अब मैं इस मामले के बारे में पहलू में एक जरूरी बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता संविधान के तहत। हर अधिकार के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं। उसी तरह से अगर मुसलमान बच्चियों ने ये कहा कि हमें हिजाब पहनने का अधिकार मिले, तो उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि वो स्कूल के डिसिप्लिन का ब्रीच न करें, वो वायलेट न करें। यूनिफॉर्म या ऐसा कोई पॉलिसी है जो सबके लिए है, उनको उसको भी फॉलो करना जरूरी है। ये कहना कि ये
कुरानिक मैंडेट नहीं है, ये धार्मिक कंपल्शन नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर हिजाब पहनना आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया माजिद मेमन साहब, सॉरी विद योर परमिशन ओनली, ये जस्टिस धुलिया ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट को इस डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हिजाब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम की या नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी, दरअसल इस्लामिक प्रैक्टिस का मुद्दा तो याचिकाकर्ताओं द्वारा ही उठाया गया था, तो कोर्ट उससे अलग कैसे रख सकता था खुद को? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैं कह चुका हूं और मीडिया के दूसरे हमारे मित्रों से, कि हिजाब का मामला मुसलमान बच्चियों से, और भारत में आज 140 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उसमें लाखों की तादाद में मुसलमान बच्चियां विभिन्न शालाओं में देश भर में जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कर्नाटक की शालाओं का कानून कुछ और हो और देश के दूसरे राज्यों का कुछ और हो, ऐसा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देगी तो वो सारे देश पर लागू होगा, न सिर्फ कर्नाटका के आदेश पर। इसलिए मेरा ये सुझाव था कि इसको पार्लियामेंट में रखना चाहिए। इसको केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक इश्यू बनाकर पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की जाए कि क्या राइट टू रिसीव एजुकेशन में धर्म के साथ अगर कहीं कोई मामला होता है तो क्या सही है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट इज द बेस्ट बॉडी टू इशू। लेकिन सर, हमने ये भी देखा ना, इस मामले पर सियासत ज्यादा हुई है माजिद मेमन साहब, लेकिन आपने टेक्निकलिटीज के बारे में इतने डिटेल में बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर कलीमुल हफीज आपका। देखिए, माजिद मेमन साहब ने जो बात कही है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लार्जर बेंच है वो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू चॉइस, उसका ख्याल रखेगी, और ये जो हिजाब जो है वो लड़कियों की आजादी का मामला है और उनको इसकी इजाजत मिलेगी, और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको वो रद्द करेगी। ठीक है, ये आपकी उम्मीद है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स हैं उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है, और कोर्ट उसके बारे में भी जरूर सोचेगी। विनोद बंसल जी। आदित्य जी, देखिए, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई रिलीजन का मुद्दा है ही नहीं। वास्तविकता ये है कि ये मामला डिसिप्लिन का है, ये मामला एकात्मता का है, मामला समरसता का है, मामला जो है शिक्षा का है, और मामला जो है महिलाओं की जो स्वाधीनता का है। बेसिकली बात यह कि 3-4 चीजें इसमें बड़ी महत्व की हैं कि जहां आप जाते हैं, जो वहां के रूल को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं चूंकि अपने घर पे ऐसे रहता हूं तो इसलिए मैं यहाँ भी ऐसा रहूंगा। जब ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस की ड्रेस पहनेंगे आप, जब पार्क में जाएंगे तो पार्क की ड्रेस पहनेंगे, और अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल की ड्रेस पहनेंगे। वो ठीक है कि कुछ जगह ऑप्शन होता है, कुछ जगह कंपल्सन होता है, तो जहाँ कंपल्सन है वहां तो उनको कंपल्सन को मानना ही पड़ेगा आपका, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और प्रैक्टिस। आप देखिए कि जो बातें उन्होंने कही थी माजिद मेमन साहब ने, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन उन्होंने जो बात की संसद में, भाई संसद में चर्चा की आवश्यकता ही कहाँ है इसमें, जब हमें पता है कि माजिद मेमन साहब भी और बाकी सब लोग भी आपके पहले सारे के सारे स्कूल में पढ़े हैं। जिन सरकारी स्कूलों में अगर पढ़े हैं, किसी स्कूल में पढ़े हैं, वो तो स्कूल की डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं ड्रेस कोड के अंतर्गत आए होंगे, और इनकी बहनें, बेटियां और माताएं भी सब जो पढ़ी हैं वो सारे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म के अंदर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिना यूनिफॉर्म के कोई पढ़ा है, लेकिन अब जो है चूंकि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो गया तो इसके बाद उनको सपोर्ट करना इनकी एक मजबूरी हो जाती है। मैं कहता हूं कि अगर अलग से क्यों दिखना चाहते हैं, कंपल्शन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने दर्शकों से बार बार कह रहे थे, एक तरफ हिजाब को एक रिलीजियस धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी, जब बार बार ये बात दोहराई गई कि हिजाब जो है वो तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम की। कर्नाटक हाई कोर्ट में ये कोशिश की गई थी याचिकाकर्ताओं द्वारा। दूसरी तरफ इसका सामाजिक पहलू है कि ये जो राइट टू चूज जिसे आप बार बार सुन रहे हैं, क्या 6, 7 या 8 साल की बच्ची, उसमें इतनी समझ है कि उसके पास ये राइट टू चूज है क्या? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।